उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आदित्य को एक बार फिर याद आ रहा था कि उस दरिंदे का एक अंगूठा नहीं था। उसे अब पता लगाना था कि 2 साल बाद जब वो मनाली जाएगा तो वो कौन है जिसे उसके बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन तब तक के लिए उसे इस दुनिया में ऐसे रहना पड़ेगा जैसे कि वो 2017 में था। उसे सबके बारे में हर चीज याद थी कि कौन, किस तरह और क्या करने वाला है। अब ये दुनिया विटनेस बनने वाली थी उस कहर की जो आदित्य अपनी सिद्धियों से उस आदमी पर ढाएगा। लेकिन इन सिद्धियों को पूर्ण बनाए रखने के लिए उसे हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन भी वो पीछे नहीं हट सकता था। जिस दरिंदे ने आदित्य से उसकी मनाली छीन ली, उसके साथ इतनी बेरहमी से बदसलूकी की, उसे वो तब तक तड़पाएगा जब तक उसकी आत्मा भी नहीं रो रो के भीख मांगने लगती। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। शिट, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? फोन भी नहीं है मेरे पास कि मनाली को ही बुला लूं। ये कहते हुए आदित्य ने अपना माथा पीट लिया। कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। हॉस्पिटल के गलियारों में चलते हुए जब वो आगे गया तो उसे एक कमरे के बाहर बहुत भीड़ नजर आई। थोड़ा और आगे जाने पर आदित्य को एक कमरे से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। वहां से गुजर रही नर्स को आदित्य ने रोकते हुए पूछा, क्या हुआ यहाँ? सर मैं तो अभी आई, मुझे लगता है कि बख्शी सर ने दम तोड़ दिया। कुछ देर आदित्य ने इस नाम के बारे में सोचा लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने नर्स से फिर पूछा, बख्शी सर? कौन बख्शी सर? नर्स ने आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम बख्शी सर को नहीं जानते? बख्शी सर ने शहर के कई बड़े बड़े परिवार के बच्चों को बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट सिखाया है। वो इंडियन स्पेशल पैरामिलिट्री आर्मी के 10वें जनरल बने थे। वो तो इसके अलावा कई देशों के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। 20 साल तक उन देशों में से कई स्टेट्स की पॉलिटिक्स उन्होंने बदल कर रख दी। अपने यहाँ कई नेताओं के रणनीतिक सलाहकार भी रहे हैं वो। ओबेरॉय, सिंघानिया, बंटी बेनीवाल, बब्बी शेख जैसे बड़े कारोबारियों की सफलता के पीछे बख्शी सर का ही हाथ है। पूरे देश में कई जगह इनके चेले हैं। अपनी सर्विस के टाइम पर इन्होंने बहुत सारी इंडियन और दूसरे कल्चर की फाइटिंग और सर्वाइवल टेक्निक सीखकर कई आर्मी ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी। आज भी बड़े बड़े जनरल उनकी सुनते हैं। शहर के एमएलए या फिर किसी भी बड़े नेता के बाद ये मान लीजिए कि बख्शी सर ही सबसे ताकतवर और मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है। इनके एनजीओ और फार्मास्यूटिकल फर्म्स में बन रही दवाइयां आज भी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एक उम्मीद है। नर्स अभी भी बोल रही थी। आदित्य को बचपन का एक किस्सा याद आ गया। हाँ, आर्मी जनरल बख्शी सर का नाम मैंने सुना हुआ है। आदित्य को सोचता हुआ देख नर्स चुपचाप निकल गई। अगर इतने बड़े आदमी के लिए इतने सारे लोग रो रहे हैं तो जरूर इन्होंने कुछ अलग किया होगा। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। आदित्य सोचने लगा था कि उसे क्या करना चाहिए। मैं अपनी शक्तियों से जनरल बख्शी को ठीक करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगर मैं कामयाब हुआ तो शायद जनरल बख्शी की पहुंच का फायदा मुझे मिले और मैं अपने अंदर बरसों से चल रही बदले की आग भी शांत कर पाऊं। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए पहले आदित्य को बख्शी सर के कमरे में जाकर उनकी हालात का जायजा लेना होगा। पर आदित्य उस कमरे में अंदर जाएगा कैसे? मृणाली को अपने सामने जिंदा देख आदित्य को अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था जैसे वो किसी सपने में है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो अभी मृणाली उसके सामने बैठी थी और उसने पूछा, मृणाली क्या ये सच में तुम हो? थोड़ा डरते हुए मृणाली ने जवाब दिया, हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हो आप? आदित्य ने बड़े प्यार से अपना एक हाथ मृणाली के चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन मृणाली ने बीच में ही उसका हाथ झपट कर पकड़ लिया। उसे लगा कि आदित्य उसे मारने वाला है। आदित्य समझ गया कि मृणाली उससे डर रही है, तो उसने अपना हाथ पीछे लेते हुए पूछा, आज तारीख क्या है? आज है 17 सितंबर 2017। मृणाली ने बिना कैलेंडर देखे जवाब दिया। सितंबर 2017? तारीख सुनकर आदित्य गहरी सोच में चला गया। ये वही महीना था जब आदित्य की शादी को 1 साल हो गया था। आदित्य अपने माँ बाप से दूर रहता था और अभी सितंबर की शुरुआत में उसे जॉब से निकाला गया था। आदित्य अपने मनाली वाले ट्रिप के 2 साल पहले वापस आया था। इस सब का मतलब यही था कि आदित्य के पास अभी भी 2 साल का वक्त है ये पता करने के लिए कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ है, किसने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पर इस वक्त आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में क्यों था। उसने मृणाली से पूछा, मुझे क्या हुआ है मृणाली? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? जवाब देने से पहले मृणाली की आंखें थोड़ी देर के लिए झुकी रह गई। फिर उसने धीरे से कहा, कल रात को तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तुम सड़क किनारे पड़े थे, किसी ने तुम्हें वहां देख लिया और फिर यहाँ एडमिट करा दिया। मैं जब सुबह यहाँ पर आई तो तुम्हें होश नहीं था। नर्स ने बताया कि तुम्हें हुआ तो कुछ नहीं है, बट दारू का नशा उतरने में टाइम लगेगा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? आदित्य को याद आया कि जॉब से निकाल देने के बाद उसने रोजाना दारू पीना शुरू कर दिया था और नशे में धुत वो अक्सर मृणाली को मारता था।
अंदर से एक गिल्ट की फीलिंग आदित्य को महसूस हुई। कहीं न कहीं मृणाली के डरने का कारण यही है कि आदित्य पिछले कई दिनों से उसे लगातार मार ही रहा था। फिर भी नर्स ने जब मृणाली को फोन करके उसे बुलाया तो मृणाली भागते हुए अपने हस्बैंड आदित्य के पास आ गई। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ मृणाली, तुम कैसी हो? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मृणाली ने सोचते हुए जवाब दिया। उसे आदित्य का इतना केयरिंग नेचर समझ में नहीं आ रहा था। उसे क्या पता था कि आदित्य तो उससे 10,000 साल बाद मिल रहा है। आदित्य सोचने लगा, अगर ये बात मैंने मृणाली को बता दी तो ये जरूर यही समझेगी कि मेरा दारू का नशा अभी तक उतरा नहीं है। नहीं बता सकता मैं इसे कुछ भी। तभी मृणाली बोली, रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ये कहते हुए वो उस कमरे से बाहर चली गई। आदित्य उसे जाता हुआ देखने लगा। 10,000 सालों में भी आदित्य उसकी मृणाली की उस याद को अपने मन से नहीं निकाल पाया था जो उसने उस दिन गैराज में देखी थी। लेकिन आज मृणाली को वापस देखकर मानो उसका मन बहुत खुश हो गया। आदित्य सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यही है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेरे पास 2 साल और है। तभी मृणाली डॉक्टर के साथ अंदर आ गई। डॉक्टर ने आदित्य के सिर पर हाथ रखकर उसका बुखार देखा और फिर उसकी नब्ज चेक करते हुए बोली, ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें ले जा सकती हैं। ये कहते हुए डॉक्टर बाहर चली गई। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मृणाली आकर आदित्य के पास बैठ गई। आदित्य बस उसे लगातार देख रहा था। एक सेकंड के बाद मृणाली का फोन बजा और उस पर CEO लिखा था। फोन उठाने के लिए मृणाली कमरे से बाहर चली गई और 2 मिनट बाद वापस आई। कंपनी से फोन था आदित्य, मुझे जाना पड़ेगा, तुम थोड़ी देर और रेस्ट कर लो, फिर जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे फोन लगा देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। ये कहते हुए मृणाली ने अपना बैग उठाया और तेजी से ऑफिस के लिए निकल गई। मृणाली के जाते ही आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी 10,000 सालों की जर्नी के बारे में सोचने लगा। उस रोशनी में समा जाने के बाद आदित्य ने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। जमीनें उड़ रही थी, आसमान में एक भी तारा नहीं था। वहां पर ना तो कभी रात होती थी और ना ही सुबह, बस एक जैसे बादल हमेशा रहते थे। ये उसे 10,000 साल की साधना तक ले जाने का रास्ता था। एक पैरेलल वर्ल्ड, एक अलग दुनिया। उस साधु ने धीरे धीरे आदित्य को ऐसी दिव्य शक्तियों और सिद्धियों के बारे में बताया जो आदित्य को 1000 सालों तक अमर बनाने के लिए काफी थी। शुरुआती 500 सालों में ही आदित्य ने 8 साधनाओं में से 2 पर काबू पा लिया। इन साधनाओं को पाना दुनिया पर काबू करने जैसा था। आदित्य ने पहले अणिमा सिद्धि पाई जो इंसान को किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देती है, यहाँ तक कि वो कभी किसी इंसानी हथियार से मर भी नहीं सकता था। ये बातें आज आम इंसान को समझ ही नहीं आती क्योंकि कोई भी अपनी सारी इंद्रियों को सक्रिय किए बिना पता ही नहीं कर पाता। वहीं बचे हुए सालों में आदित्य ने बची सिद्धियां पाई जो थी महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ईशत्व सिद्धि, वशत्व सिद्धि। महिमा सिद्धि से आदित्य खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता था और गायब भी हो सकता था। गरिमा सिद्धि से वो खुद को इतना ताकतवर और वजनदार बना सकता था कि दुनिया की कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती। लघिमा सिद्धि से आदित्य अपने वजन को हवा से भी कम वजनदार कर आसमान में उड़ सकता था। एक दिन साधना के बीच इससे पहले कि आदित्य अपनी उन 3 सिद्धियों को पाता, उसका मन विचलित हो उठा। अपने माँ बाप, बीवी और मौत का बदला नहीं ले पाने का दुख उसके अंदर आज भी उतना ही गहरा था। वो घबराकर साधना से उठा। साधु महाराज उसके चंचल मन को भाप कहते हैं, आदित्य, आज तुम्हारे इस सफर को 10,000 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी 3 सिद्धियां बची हुई हैं। तुम जैसा होनहार मनुष्य इन 8 सिद्धियों के साथ संसार के लिए क्या कर सकता है, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम तन की पीड़ा से मुक्त हो। अब ना ही तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगी वो खुद तुम्हारे आगे जलाकर अपने आप को राख कर देगी। ये धरती सदैव तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। साधु महाराज की बातें सुन आदित्य कहता है, गुरुदेव, लेकिन ये सब तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, पर यहाँ के समय चक्र से मुक्त होकर मेरा बदला पूरा होना कैसे संभव है? साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदित्य, यदि सिर्फ बदला लेना ही तुम्हारा लक्ष्य है तो यही सही, परंतु स्मरण रहे, अपनी शक्तियों के उपयोग से तुम कभी भी किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के बारे में नहीं सोचोगे। और हाँ, तुम कभी भी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बता सकते। और धरती पर जाने के बाद यदि तुमने अपनी शक्तियों का नियमित अध्ययन नहीं किया तो ये सारी सिद्धियां कमजोर पड़ने लगेंगी। ऐसा कहते ही साधु ने आदित्य के माथे पर अपना अंगूठा रखा और उसे हल्का सा एक धक्का दिया। आदित्य की आंखें बंद हो गई और उसे ऐसा लगा कि उसे बहुत पीछे धकेल दिया गया है।
जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल के कमरे में था। अब वो समझ गया था कि वो वापस आ गया है। आदित्य सोचने लगा, साधु महाराज ने मुझे 2 साल पहले शायद इसलिए भेजा है ताकि मैं अपनी सिद्धियों को इस तरह से बढ़ा सकूं कि जब संकट की घड़ी हो तो अपना बदला पूरा कर पाऊं। मुझे अपनी जिंदगी में एक बार फिर मौका मिला है हर चीज को सही करके अपने परिवार को बचाने का। पिछली जिंदगी में मैंने अपने अपनों को बहुत दुख दिया है। मृणाली पर तो मैंने बहुत अत्याचार किए, लेकिन जिस आदमी ने एक दिन में मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया